तो भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम आपके लेके आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड और आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज मेरे पास सच में बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन एसआरएच और मुंबई के बीच मैच खेला गया। अब कल के इस मुंबई के मैच में जो भी हुआ, फिलहाल मैं उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि कल के दिन मुंबई जहां एसआरएच से मैच खेल रही थी, तो वहीं कल के दिन मुंबई इंडियंस पे मैच फिक्सिंग के इल्जाम लग रहे थे। और सिर्फ मैच फिक्सिंग के नहीं, वो जो मुंबई पे एलिगेशंस लगते रहते हैं ना कि ये लोग अपने मैचेस में अंपायर्स को फिक्स करके रखते हैं, तो कल के दिन एक बार फिर से उन पे ये इल्जाम लगने लगे। अब देखो, कल के दिन जो मुंबई और एसआरएच का मैच हुआ है, वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि उन पे इल्जाम लग रहे थे। असल में जो उससे एक दिन पहले मैच हुआ था ना, किनके बीच, दिल्ली और राजस्थान के बीच, जहां हमें 4 साल बाद सुपर ओवर होते हुए देखने को मिला था। तो सुपर ओवर के दौरान जब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मिचेल स्टार्क बॉलिंग पे आए थे, तो आपने भी नोटिस करा होगा कि जब मिचेल स्टार्क अपनी चौथी बॉल फेंकने जा रहे थे, उस वक्त पे अंपायर उस बॉल को नो बॉल करार दे देते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क जो क्रीज की साइड लाइन होती है उस पे उनका पैर टच हो जाता है। तो भाई इसी चीज को लेके जब अंपायर उस मैच में नो बॉल देते हैं, तो लोग जो हैं वो मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर के बीच खेले गए मैच की एक विघ्नेश पुथुर की बॉल को बार बार पॉइंट आउट करने लगते हैं। एक नहीं बल्कि दो बार ऐसा उस मैच में हुआ था जब विघ्नेश पुथुर ने उसी साइड लाइन को पूरे तरीके से कट कर दिया था। मिचेल स्टार्क का पैर तो फिर भी बस लाइन पे टच हो रहा था, लेकिन विघ्नेश पुथुर पूरे तरीके से उस लाइन को कट कर रहे थे। तो बहुत लोग का यहां पे कहना है कि जब मिचेल स्टार्क की इस बॉल को नो बॉल कह सकते हैं, तो विघ्नेश पुथुर की इन बॉलों को तो नो बॉल कहना ही कहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं मुंबई इंडियंस थोड़ा सा बना के रखती है अंपायर से, इसीलिए मुंबई इंडियंस के मैच में मुंबई इंडियंस के बॉलर को वो नो बॉल नहीं दी गई। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन हमको एडवर्टीजमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन देखने को मिला एमएस धोनी और नन अदर देन लियोनेल मेसी के बीच। अगर आपने अभी तक ये ऐड नहीं देखा है तो कुछ झलकियां तो मैं यहां पर आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन एक बार खुद जाके इस पूरे ऐड को जरूर देखिएगा। और अभी तो लेज ने ये बस एक छोटा सा वर्जन लॉन्च करा है, जल्द ही पूरा वर्जन लॉन्च होने वाला है। खैर, अब जहां एमएस धोनी की बात निकली ही है, तो कल के दिन एमएस धोनी की एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एमएस धोनी जैसे ही अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि वहां पर एक फैन है, एक लेडी फैन है जो व्हील चेयर में बैठी हुई उनका इंतजार कर रही हैं। वो धोनी को देखते ही काफी खुश होती हैं, धोनी धोनी चिल्लाने लगती हैं। धोनी इस बात को नोटिस करते हैं और उनको इग्नोर करने की जगह वो उन लेडी के पास आते हैं, उनके हाथ से फोन लेके खुद ही उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाते हैं। इसी के साथ एमएस धोनी एक बार फिर से ये प्रूव कर देते हैं कि वो जितने कमाल के विकेट कीपर हैं, जितने कमाल के वो कैप्टन हैं, जितने कमाल के वो बैट्समैन, वो जितने कमाल के फिनिशर हैं, उतने ही कमाल के वो इंसान भी हैं। खैर, कमाल होने से याद आया कि हाल ही में मैंने तुमको एक कमाल की न्यूज दी थी कि वानखेड़े स्टेडियम में जल्द ही हमको रोहित शर्मा स्टैंड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा ने इतना कुछ इंडियन क्रिकेट के लिए किया है। टी20 वर्ल्ड कप जिताया, अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है। तो ऐसे में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जल्द ही वानखेड़े स्टेडियम में हमें रोहित शर्मा स्टैंड देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जहां हमें रांची स्टेडियम में ऑलरेडी एमएस धोनी पवेलियन देखने को मिलता है, जहां दिल्ली स्टेडियम में हमें विराट कोहली पवेलियन देखने को मिलता है, तो वहीं अब मुंबई स्टेडियम में हमें रोहित शर्मा स्टैंड देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो सारी बातें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भाई देखो, एमएस धोनी पवेलियन, विराट कोहली पवेलियन या रोहित शर्मा स्टैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इन तीनों ने इतना कुछ इंडियन क्रिकेट के लिए किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि देहरादून का जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम अभिमन्यु ईश्वरन के नाम पर है। वो स्टेडियम का नाम ही अभिमन्यु ईश्वरन स्टेडियम है। मतलब जहां इन बंदों ने इतना कुछ करके अपने नाम पे सिर्फ एक पवेलियन पाया या सिर्फ एक स्टैंड पाया, वहीं अभिमन्यु ईश्वरन जो आज तक इंडियन क्रिकेट के लिए एक भी मैच नहीं खेले हैं, उस बंदे के नाम पे पूरा का पूरा एक स्टेडियम है देहरादून में। अगर तुम सोच रहे हो कि आखिर क्यों बनाया गया है स्टेडियम, तो भाई यहां पर इसके पीछे एक बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है। वीडियो देखते रहो, मैं तुमको कहानी बताता हूं। पर वो देखने से पहले भाई देखो, जहां तुमने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वक्त में आईपीएल 2025 के जो मैचेस हुए हैं, कसम से बवाल हुए हैं, शानदार हुए हैं। लेकिन भाई देखो, जहां अब आईपीएल खत्म होने में कुछ 35-40 दिन ही बाकी हैं, तो ऐसे में इन 35-40 दिन का फायदा ऐसा उठाओ कि साला तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। और फायदा कैसे उठाओगे, करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करना है। और भाई उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल मैच के दौरान और आईपीएल मैच से पहले
पहले भी तुम ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करके फायदा उठा सकते हो, इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई तुम्हें जैसे मैच से पहले नहीं बताना है कि भाई मुंबई और एसआरएच का मैच हो रहा है तो कौन जीतेगा। तुम भाई मैच के दौरान या फिर इवन 5 4 3 2 1 ओवर ही बचे हो तब भी तुम यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई चलो अब मुझे लग रहा है ये टीम जीतेगी तो भाई यहां पर मैं इससे प्रेडिक्शन करता हूं। इतना सिंपल और इतना इजी है, बस तुम्हें ऐसे ही सिंपल सिंपल प्रेडिक्शन करनी है और भाई चलते हुए मैच में मैच देखते देखते पैसा भी बनाना है। भाई 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर मैं फिर से बता रहा हूं हरभजन सिंह हैं, तो सोचो मत कि भाई यहां पे कुछ गलत भी हो सकता है। एकदम ऑथेंटिक, एकदम सेफ, एकदम सिक्योर है, सब चुटकियों में होता है। और भाई पूरी जो हिंट है, पूरी जो मदद है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे आपकी करते हैं। वहां पर हम डाल देते हैं कि अभी भाई ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, बाकी आप अपना दिमाग लगा के अपनी प्रेडिक्शन करके भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो जल्दी जाओ चेकआउट करो हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को और आईपीएल 2025 के हर मैच को 10 क्रिक के साथ यादगार बनाओ। हाँ तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि ये तो समझ में आता है कि रांची स्टेडियम में एमएस धोनी पवेलियन क्यों है, ये भी समझ में आता है कि दिल्ली स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन क्यों है और मुंबई स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड क्यों बनने वाला है, ये भी समझ में आता है। लेकिन आखिर वो अभिमन्यु ईश्वरन जिसने आज तक इंडिया के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, जिसने ऐसा कुछ आज तक आईपीएल में भी उखाड़ा नहीं है, तो आखिर उसके नाम पे देहरादून में स्टेडियम क्यों है। तो भाई उनके नाम पे देहरादून में स्टेडियम है भी और नहीं भी। देखो कहानी यहां पर असल में यह है कि अभिमन्यु ईश्वरन के जो पिताजी थे आरपी ईश्वरन, वो उत्तराखंड के एक मशहूर क्रिकेटर थे और अपने जमाने में उन्होंने पाई पाई जमा करके एक लैंड खरीदा था, एक जमीन खरीदी थी और वहां पर स्टेडियम बनाने का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे फिर उन्होंने वहां पर एक एकेडमी चालू करी और उस एकेडमी का नाम रखा अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी। और भाई उनके बेटे तब हुए नहीं थे, ऐसा नहीं कि बेटे का नाम अभिमन्यु था तो एकेडमी अभिमन्यु के नाम पे खोल दी। असल में जो महाभारत के कैरेक्टर थे अभिमन्यु, वो अभिमन्यु ईश्वरन के पिताजी को काफी फैसिनेट करते थे, तो इसीलिए उनके नाम पे उन्होंने अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी खोली और कहीं ना कहीं उस पूरे मैदान का नाम पड़ गया अभिमन्यु ईश्वरन स्टेडियम। ये तो फिर तकदीर का खेल रहा कि जब आने वाले वक्त में आरपी ईश्वरन के बेटे हुए तो उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अभिमन्यु रख दिया। ऐसे में बेटे का नाम भी अभिमन्यु ईश्वरन हो गया और मैदान का नाम भी अभिमन्यु ईश्वरन क्रिकेट स्टेडियम हो गया। अगर ये बात जान के तुमको मजा आया ना तो भाई अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। अगर ये जान के तुमको सच में मजा आया है तो आओ एक और बहुत ही कमाल की बात शेयर करता हूं। देखो आज के वक्त पे लोग मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर कहते हैं कि भाई इनके पास क्या कमाल कमाल के प्लेयर्स हैं, इनके पास हार्दिक पांड्या भी हैं, इनके पास तिलक वर्मा भी हैं, इनके पास सूर्य कुमार यादव भी हैं, इनके पास रोहित शर्मा भी हैं, इनके पास बुमराह भी हैं। वही सेम चीज कहीं ना कहीं एसआरएच को लेकर कही जाती है कि क्लासन भी हैं, ट्रेविस हेड भी हैं, अभिषेक शर्मा भी हैं, ईशान किशन भी हैं, नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, बॉलिंग में पैट कमिंस भी हैं, मोहम्मद शामी भी हैं। लेकिन भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज तक आईपीएल हिस्ट्री में जितनी भी टीमें रही हैं, जितने भी सीजन हुए हैं, आखिर कौन से सीजन में किस टीम के पास आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्क्वाड हुआ करता था, टीम नहीं सबसे बेस्ट स्क्वाड हुआ करता था, यानी स्क्वाड में जो भी 18 20 22 25 प्लेयर होते हैं, आज तक आईपीएल हिस्ट्री में किस टीम के पास सबसे बेहतरीन स्क्वाड रहा कि भाई सारे के सारे प्लेयर्स इतने बेहतरीन थे स्क्वाड में कि हर कोई कहता है कि भाई इससे बेहतरीन स्क्वाड आज तक किसी भी टीम का नहीं हुआ होगा। और कहीं ना कहीं इस स्क्वाड को देखकर आप भी ये बिलीव करने मजबूर हो जाएंगे कि सच में ये जरूरी नहीं होता कि आपके पास कितने बड़े बड़े नाम हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जरूरी असल में ये होता है कि मौका आने पर वो बड़े बड़े नाम डिलीवर कर भी पा रहे या नहीं। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूं कि एक वक्त पे दिल्ली के पास आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट स्क्वाड हुआ करता था, क्योंकि भाई अगर तुम इस स्क्वाड में नाम देखो तो शायद कोई भी नाम ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि छोटा हो। शुरुआत से देखें तो यहां देखने को मिलते हैं डेविड वार्नर, वीरेंद्र सहवाग, क्विंटन डीकॉक, ग्लेन मैक्सवेल, गौतम गंभीर, एबी डिविलियर्स, केविन पीटरसन, पॉल कॉलिंगवुड, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसल, टी दिलशान, जहीर खान, इमरान ताहिर, पैट कमिंस, संजू सैमसन, मोन्ने मॉर्कल, मोहम्मद शामी और उमेश यादव। पूरे स्क्वाड में तुम्हें एक भी नाम ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जिसे देख के तुम ये कह सको कि भाई ये एक छोटा प्लेयर है या ये कम खतरनाक प्लेयर है। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूं कि जब इस स्क्वाड में से प्लेइंग 11 चुननी होती होगी, प्लेइंग 11 चूज करनी होती होगी, तो भाई कप्तान का, कोच का दिमाग खराब हो जाता होगा कि भाई इन बंदों में से 11 प्लेयर चुने कैसे। तुम खुद बताओ क्या तुम में से कोई भी ऐसा है जो दिल्ली के इस पूरे स्क्वाड में से किसी एक प्लेयर का नाम नहीं जानता है? मैं जानता हूं ऐसा शायद कोई नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो भाई वो क्रिकेट के बारे में सी भी नहीं जानता होगा। अगर कोई तुम में से ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे जहां हम दिल्ली के स्क्वाड की बात कर ही रहे हैं तो भाई देखो आईपीएल 2025 में भी दिल्ली
दिल्ली की टीम कमाल की है, लेकिन दिल्ली के एक प्लेयर की बात बहुत लोग नहीं करते हैं, जो कि है ट्रिस्टन स्टब्स। भाई ये बंदा लिख के ले लो, आने वाले वक्त में इतनी लंबी रेस का घोड़ा बनेगा ना भाई, आप इसको कम से कम 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में और तीनों फॉर्मेट के अंदर पूरे तरीके से हावी होते हुए देखेंगे, क्योंकि भाई ये बंदा तीनों फॉर्मेट में कमाल परफॉर्मेंस देता है। चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कह लें, चाहे आईपीएल में कह लें, या चाहे साउथ अफ्रीका के लिए कह लें। और भाई बंदा ऐसा है, इतना फ्लेक्सिबल है, इतना वर्सेटाइल है कि भाई अलग अलग पोजीशन में अलग अलग फॉर्मेट में खेलता है। टेस्ट में ये टॉप ऑर्डर में आता है, ओडीआई में ये मिडिल ऑर्डर में खेल लेता है, और टी20 में ये फिनिशर बन जाता है। बंदा जो है विकेट कीपिंग भी करता है, और भाई जरूरत पड़ने पर हर मैच में ये ओवर्स भी डालता है। और मात्र उम्र इस बंदे की 24 साल है, तो ऐसे में ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल्स ने ट्रिस्टन स्टब्स के नाम पे एक बहुत ही अच्छी साइनिंग करी है। अब चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई कल के दिन बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के बीच में ही सभी 10 फ्रेंचाइजीज को फिक्सिंग अलर्ट जारी करा है। कहानी असल में यह है कि हैदराबाद बेस्ड एक बिजनेसमैन पर शक है कि उसने कुछ प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया है आईपीएल 2025 के दौरान। बीसीसीआई ने सभी टीम्स और प्लेयर्स को सतर्क रहने के लिए अलर्ट किया है। एंटी करप्शन यूनिट पहले ही इस मामले की जांच में लग चुकी है। इससे भी आगे चले तो आओ एक और तुम्हें बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं, जहां मैंने तुम्हें अभी अभिमन्यु ईश्वरन के नाम पे स्टेडियम क्यों है वो बताया, जहां मैंने तुम्हें आईपीएल हिस्ट्री का बेस्ट स्क्वाड दिखाया दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का नहीं, जो कि ओवरऑल बेस्ट स्क्वाड रहा है, चाहे किसी भी टीम की बात कर लो। तो आओ यहां पर भाई तुम्हें एक और बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूं। देखो अक्सर तुमने देखा होगा कि एमएस धोनी और डिविलियर्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन पता है बहुत लोग इस सच से वाकिफ नहीं है कि ठीक है डिविलियर्स के ओवरऑल स्टैट्स जो है वो धोनी से बेहतर हो सकते हैं, खासकर अगर हम सभी फॉर्मेट्स की बात करें। और कहीं ना कहीं जिन्होंने डिविलियर्स और धोनी दोनों को ही खेलते हुए देखा है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये इमेज होगी कि डिविलियर्स जो थे वो ज्यादा कंसिस्टेंट थे, वो ज्यादा टीम के काम आते थे, लेकिन असल में ये सच है नहीं। अगर तुम भाई सारे नंबर्स उठा के देखोगे, और अगर तुमने सच में डिविलियर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करा होगा उनके एंड तक, इवन धोनी को भी फॉलो करा होगा, तो भाई इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, और अगर नहीं करते हो तो कर लोगे, कि भाई डिविलियर्स जो थे ना भाई, वो अक्सर उन मैचेस में चलते ही नहीं थे जहां पे उनकी चलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। मुसीबत के वक्त पे डिविलियर्स बहुत ही कम चलने को जाने जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो चलते ही नहीं थे, वो कभी कभी चले भी हैं, और जब वो चलते थे ना तो इतना खतरनाक चल जाते थे कि उस इनिंग के बेसिस पे उनकी जो इमेज होती थी वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती थी। और उनका जो खेलने का तरीका था, जिस तरीके के शॉट्स लगाते थे मिस्टर 360 डिग्री बनके, वो जिस तरीके से मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगा के पूरे मैदान को कवर करते थे, तो लोगों को उनका खेलने का तरीका काफी फैसिनेट करता था। तो इसीलिए उनकी इनिंग्स को काफी ज्यादा पॉपुलराइज करा जाता था। लेकिन असल सत्य और अंतिम सत्य यही है कि धोनी के कंपैरिजन में डिविलियर्स जो हैं वो बहुत ही कम बार जरूरत पड़ने पे काम आए हैं। यहां पर मैं तुमको आईपीएल के ही कुछ नंबर्स बताना चाहूंगा। अगर हम डिविलियर्स और एमएस धोनी को कंपेयर करें डेथ ओवर्स के मामले में आईपीएल के अंदर, और खासकर उन डेथ ओवर्स में जहां पर विनिंग कॉज में उन्होंने रन्स बनाए हों, तो भाई एमएस धोनी ने विनिंग कॉज में डेथ ओवर्स में 103 इनिंग में 1708 रन बनाए हैं। वहीं एबी विलियर्स ने डेथ ओवर्स में विनिंग कॉज में 103 इनिंग तो खेली है धोनी जितनी, लेकिन रन बनाए हैं मात्र 1089। जी हां, लगभग धोनी ने 2 गुने रन मारे हैं, जबकि दोनों ने ही पारियां जो हैं वो बराबर खेल रखी हैं। यानी इससे कहीं ना कहीं यह भी साबित होता है कि डिविलियर्स ने अंतिम ओवरों में खेला तो धोनी जितना है, लेकिन जब भी वो डेथ ओवर्स में खेले हैं तो धोनी के कंपैरिजन में वो डेथ ओवर्स में आके उनके आधा ही इफेक्टिव हो पाए हैं, आधे ही मैचेस जिता पाए हैं, या फिर हम कहें आधे से भी कम मैचेस जिता पाए हैं। वहीं धोनी जब भी डेथ ओवर में आए हैं तो अपनी टीम को मोस्ट ऑफ द केसेस में जिता के गए हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया, और जिसको नहीं आई ठीक है कोई बात नहीं। चलो इससे आगे बढ़े तो कल के दिन इंडियन क्रिकेट को लेकर भी कुछ बहुत बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पहली अपडेट यह है कि इंडियन कोचिंग स्टाफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, और इन चेंजेस के पीछे का जो रीजन है वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया की पुअर परफॉर्मेंस। पहला चेंज यह है कि जो असिस्टेंट कोच हैं अभिषेक नायर उनको हटाया जाएगा, जो फील्डिंग कोच हैं टी दिलीप, और जो ट्रेनर हैं सोहम उनको भी हटाया जाएगा, क्योंकि उनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के। ऐसे में जो नए ट्रेनर इंडियन टीम के साथ जुड़ेंगे उनका नाम सामने आ गया है, वो हैं एड्रियन ली रॉक्स। इसके अलावा कल के दिन एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद जो बीसीसीआई है वो 3 नामों पर विचार कर रहा है। पहला नाम है शुभमन गिल का, दूसरा नाम हार्दिक पांड्या का भी सामने आ रहा है। जी हां, हार्दिक पांड्या भी रोहित शर्मा के जाने के
बाद ओडीआई क्रिकेट की कप्तानी संभाल सकते हैं। और तीसरा नाम यहां पे आ रहा है बुमराह का। अब देखो बुमराह थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहते हैं, उनको काफी आराम दिया जाता है, छोटी टूर्नामेंट्स में भेजा नहीं जाता है, तो ऐसे में बुमराह ओडीआई क्रिकेट में कैप्टन बने मुझे तो मुश्किल लग रहा है। चांसेस यहां पे गिल और हार्दिक की हैं, लेकिन अगर सच में मुझे ये डिसीजन लेना होता तो ना ही मैं हार्दिक को बनाता, ना ही मैं गिल को बनाता, ना ही मैं बनाता बुमराह को, मैं बनाता एक ही इंसान को, और वो हैं नन अदर देन श्रेयस अय्यर। हाल ही में अपनी कप्तानी में दो बार वो अपनी टीम को आईपीएल में फाइनल में लेके गए हैं। उसके अलावा इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि एमएस धोनी के बाद जिस कैप्टन का आईपीएल में सबसे अच्छा विनिंग परसेंटेज है वो कोई और नहीं, वो श्रेयस अय्यर है। और रिसेंटली जिस तरीके से उन्होंने केकेआर के खिलाफ 111 रन के टारगेट को डिफेंड करा है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। और भाई बीसीसीआई ने जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था, उसके बाद वो जहां भी डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहे थे एज अ प्लेयर और कई जगह एज अ कैप्टन अपनी टीम को टूर्नामेंट जिता के आ रहे थे, तो इस चीज को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर अय्यर की जगह वो ओडीआई क्रिकेट में एकदम फिक्स मानते हैं तो आने वाले वक्त में उनको एक फ्यूचर कैप्टन के रूप में भी जरूर देखना चाहिए। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बताने के साथ साथ भैया याद से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेना। कितनी बार कहें कि भैया वहां पर मैच से पहले और मैच के दौरान हम 10 क्रिक के साथ मिलकर बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी प्रेडिक्शन करके आपकी मदद करते हैं हजारों लाखों का प्रॉफिट बनाने में। एक बार जाके ज्वाइन तो करिए, फिर देखिए कि आप खुद कहेंगे जब मैं वहां पे प्रेडिक्शन डालूंगा ना कि भाई 10 क्रिक पे ये प्रेडिक्शन कर सकते हो, तुम खुद कहोगे कि भाई सिर्फ इतनी सी चीज बतानी है और प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ भाई, तभी कह रहा हूं एक बार ज्वाइन करके देखो और मैच के दौरान जो 10 क्रिक की पोस्ट आ रही हैं उन पर ध्यान दो, फिर तुम खुद कहोगे कि कितनी आसानी से प्रॉफिट बन सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।